नाज़ी वेलकम बैक। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर खाकान नजीब साहब, जिस तरह असद अली शाह साहब भी कह रहे थे, हम ये आईएमएफ के वैसे, और एंड यू डेल्ट विद द आईएमएफ एज वेल, एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में फाइनेंस मिनिस्टर तो यकीन दहानी कराए थे जुलाई में होंगे, अगस्त अब नजर आ रहा है कि अगस्त में भी नहीं है, सितंबर का कुछ पता नहीं है। क्यों नहीं है हम एजेंडे पर आईएमएफ के? So अलीना, दोनों पार्टिसिपेंट्स ने बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। लेट मी ट्राई एंड ऐड सम वैल्यू टू दिस। देखिए, एक तो बात ये है कि सब ये कह रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड है उसकी डेप्थ और ब्रेड्थ जो चाहिए वो शायद आपको हुकूमत से नहीं दिखाई दे रहा। दैट्स नंबर वन। सो लेट्स एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि हमें बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स वो पुट टुगेदर हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा डिले आ रहा है प्रोग्राम में। मुझे जरा इजाजत दें जी मैं खाकान से पूछूं कि ये वन साइडेड पॉलिसी नहीं है कि आईएमएफ जो है ये कंडीशन लगाता है कि चाइना अपना रिप्रोफाइल करे। रिप्रोफाइलिंग हो गई ना, मतलब रोल ओवर कर ले, रिस्ट्रक्चरिंग ही हो गई ना, आगे कर दे पैसे। और सऊदी अरेबिया भी करे और यूएई भी करे, और वो पिछले 2 साल से भी करते रहे हैं। जबकि वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक जो दूसरे अदारे हैं उनको नहीं कहा जा रहा। तो भाई सब करें ना। अब मुझे बताएं कब तक चाइना करता रहेगा? और जब आपको जरूरत पड़ती है चाइना कहता है वो आप हमारे पास आते हैं कि जी सी पैक कर लें, आपको एनर्जी के लिए हमारे पास। तो चाइना भी तो यही बात कर रहा है ना। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि ये वेस्ट का जो अप्रोच है, ये आईएमएफ को जो हमने लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बनाया हुआ है, उनकी सिर्फ बातें 2-3 अदारे मानते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक और कुछ अदारे। प्राइवेट सेक्टर जो फंड्स हैं वो तो उस पर भी अवेलेबल नहीं है। बावजूद आईएमएफ अगर प्रोग्राम आता है फिर भी जो है कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो नहीं आएंगे आपके पास, बिकॉज उनको पता है कि आप ये रोल ओवर हो गए हैं। अगले साल जो है अगर $22 बिलियन आपने इस साल देने हैं, तो अगले साल ये जो अगर $10 बिलियन आपने रोल ओवर किए हैं तो वो 22 से ऐड हो जाएंगे ना। वो कैसे देंगे आप? जी डॉक्टर साहब। देखिए, कोशिश इस तरह से है कि आप थोड़ा सा हम एक तो फंड के प्रोग्राम को समझें। देखिए, फंड का प्रोग्राम एक स्टेबलाइजेशन प्रोग्राम होता है। मैक्रो स्टेबिलिटी आज भी इकोनॉमी में दिखाई दे रही है। इन्फ्लेशन डाउनवर्ड ट्रेंडिंग है, करंट अकाउंट संभल गया है, रिजर्व्स का बिल्डअप कॉन्सिक्वेंटली हो गया है। पाकिस्तान को किसने रोका है कि वो फंडामेंटल रिफॉर्म्स करे अपने? आईएमएफ पे बहुत बोझ डाल देना ये भी दुरुस्त बात नहीं है। फंड ने इस दफा भी जो आपके साथ निगोशिएशन किया, आप बेहतर निगोशिएशन कर सकते थे। 11 दफा अलीना जो प्रेस रिलीज है उसमें टैक्स का लफ्ज है, एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स का लफ्ज एक दफा भी नहीं है। पाकिस्तान अथॉरिटीज जो हैं वो अपनी टीम बेहतर कर लें और ये उनसे निगोशिएट प्रोग्राम बेहतर कर सकती थी। बजट, आई एग्री, बजट की अप्रोच पेपर ही गलत लिखा गया है। उसको लिखा जाना चाहिए था फ्रॉम दी एक्सपेंडिचर साइड। 24% करंट एक्सपेंडिचर को आज की कंडीशनैलिटी में बढ़ाना नहीं ठीक था। फंड ने भी नहीं उसको उस तरह देखा, आपने भी नहीं देखा। बट हैविंग सेड दैट, you've got the stabilization, you will have the rollovers, you have a build up in your FX reserves. Now today is the time. आपको किसने रोका है कि आप अपने एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स ना करें? आपको किसने रोका है कि आप अपने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी ना बढ़ाएं? आपको किसने रोका है कि आप एनर्जी सेक्टर की तश्कीले ना करें? आपको किसने रोका है पाकिस्तान में कि आप अपने टैक्स के निज़ाम को मतलब उस तरह से कमाल है वैसे डॉक्टर साहब कमाल बात करते हैं आप मुझे बताएं। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, आप एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। वन थिंग, जी डॉक्टर, पिछले 10 साल में सना आपने 15 एफबीआर के हेड्स तब्दील किए हैं। आईएमएफ ने कहा था ये करने को। व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट टू द नेशन इज कि आईएमएफ प्रोग्राम से एक हद तक ये स्टेबलाइजेशन आपको मिल सकती है। डीपर सर्जरी सारी आपने करनी है। असद ने ठीक कहा, आईसीयू का डॉक्टर आईसीयू की टेबल से निकाल के सर्जिकल टेबल पे ले आया है। अब आप रिफॉर्म जब भी तय मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना आप। मेरा सवाल असद साहब मैं जवाब देता हूं। जो मल्टीलैटरल आपके दूध के बच्चों के दूध पे एग्जम्पशन नहीं दे सकते, आप $60-65 बिलियन रोल ओवर करने की डिमांड कर रहे हैं। वो आपको बच्चों के दूध के डब्बे पर उन्होंने एग्जम्पशन नहीं दी इस दफा, उसमें उन्होंने 18% जीएसटी ठोक दिया है। तो आप कह रहे हैं $60-65 बिलियन वो रोल ओवर कर देंगे या रिप्रोफाइल कर देंगे। देखिए
सना इसको साहब भी सना प्रॉब्लम जो मैं है अगर ना, समझा दूं ये कैसे होता है। एक मिनट जरा मुझे बात ये करने ऐसे जी दें। जी नहीं असद होता। साहब, देखिए, जी असद साहब। आईएमएफ जो ये स्टेबलाइजेशन है ना, ये एक फिक्शन है। आईएमएफ स्टेबलाइजेशन नहीं करा रहा। देखें, आप जो ये बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर कंट्रोल रिफॉर्म्स वगैरह, आईएमएफ के कहने पे हम टैक्स बढ़ा देते हैं। आईएमएफ ये क्यों नहीं कर रहा कि आप अपना एक्सपेंडिचर कम करें? आप ये बताएं ना। मैं आईएमएफ की जो प्रोग्राम है, मैं ये कह रहा हूं कि उससे स्टेबलाइजेशन नहीं आ रही है। ये एक फिक्शन है। फिक्शन भी ऐसी है जिसपे कोई बिलीव नहीं कर रहा। अब हम उस सिचुएशन पे आ गए हैं असद साहब, simultaneously you also mentioned that you need to have a parallel strategy for it. अगर IMF पे निसार नहीं करना तो आपके पास भी तो कुछ हो। एग्जैक्टली क्योंकि आईएमएफ का जो प्रोग्राम देखें, आईएमएफ जो कहता है वो तो हमें करना ही पड़ता है ना। तो हमारी पॉलिसी जो है वो तो आईएमएफ ही बना रहा है, हम कहां बना रहे हैं भाई। बात यह है जो खाकान कह रहे थे कि हम एक्सपेंडिचर को क्यों नहीं कट कर रहे हैं, इसलिए कि आईएमएफ उस पर इंसिस्ट नहीं कर रहा। आईएमएफ इंसिस्ट कर रहा है कि आप और टैक्स बढ़ा दें, आप टैरिफ बढ़ा दें। अच्छा, जैसे खाकान कह रहे थे, हमारा मसला ही ये है कि हमने पिछले मतलब 7-8 साल में जो सीपैक में हमने एनर्जी कैपेसिटी बहुत बढ़ा दी। कैपेसिटी चार्जेस उस वजह से हैं, टैरिफ इसलिए महंगा है कि हम पूरी बिजली वो बेच नहीं पा रहे हैं ना। अगर हम अच्छा वो इसलिए भी नहीं बेच रहे हैं कि उसकी डिमांड भी कम हो जाती है, बिकॉज बहुत महंगी है। आप अगर एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए भी एक्चुअली आपको डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको टैरिफ को कम करके करना पड़ेगा, तो आपकी कैपेसिटी चार्जेस और टैरिफ जो है ना उसकी कॉस्ट रिड्यूस होगी। अच्छा, ये क्यों नहीं आईएमएफ कहता? देखें, प्रॉब्लम ये है, इट इज नॉट जस्ट हमारा जो हम तो खैर आई टोटली एग्री कि हमारी पॉलिसी ठीक नहीं है, लेकिन हम तो वही करते हैं ना जो बहुत ही आईएमएफ बहुत ज्यादा जिस पे इंसिस्ट करता है। आईएमएफ जो हमें पॉलिसी डिक्टेट करता है, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन, दैट इज द प्रॉब्लम। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये से स्टेबलाइजेशन नहीं आती है आईएमएफ से। अगर हम बैक बोरो करके 1-8 साल के लिए दोबारा करेंगे तो हम वहीं के वहीं होंगे। बिल्कुल ये इसी तरह होता रहा है माजी में, खराब होती जा रही है। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है। नजीब साहब जिस तरह कह रहे थे 13 से 16 का जो प्रोग्राम था बिल्कुल स्टेबलाइज हो गए, उसके बाद फिर ट्रैक चला गया। इससे पहले 2008 में जब पीपल्स पार्टी आई उन्होंने भी लिया प्रोग्राम और 3-4 साल स्टेबलाइजेशन हुई, उसके बाद 1-2 साल के अंदर फिर फारिग हो गए। लेकिन असद साहब की जो बात है ना एक्सपेंडिचर की, ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। ये मेंशन भी नहीं करे, देखिए सूबों को 7,500 अरब रुपए जा रहे हैं। आपको पीएसडीपी की बिल्कुल जरूरत नहीं है फेडरल गवर्नमेंट को, 1 रुपए की जरूरत नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट का काम क्या है भाई? तरक्याती। आप 75 अरब रुपए अपने अरकान पार्लियामेंट के लिए रख दिए, आप सियासत कर रहे हैं। आपको 50 यहाँ पे डिवीजन की वजीरों की जरूरत नहीं है, यहाँ 4 वजारतों की जरूरत है। नॉर्वे का या किसी डेवलप्ड वर्ल्ड का जिनकी जीडीपी बहुत ज्यादा है हमसे, वो साइकिल पे फिरते हैं। यहाँ 24 करोड़ की BMW सेडन गाड़ियां, बुलेट प्रूफ 8-8। जी जी। प्राइम मिनिस्टर साहब का काफिला देख लें, वजीरों का देख लें, नहीं जरूरत इनकी हमें। इस सूरत हाल में हमें तो सुजुकियों में फिरना चाहिए भाई। नहीं, जो सूरत हाल है, लेकिन ये ऑस्टेरिटी और उसके नाम पर जो कुछ भी नहीं है। वो सब वो आज से नहीं बन रही, हर हुकूमत बनाती आप इसको देख लेना एग्जाम्पल। आप दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है अमेरिका, वहां पर प्रेसिडेंट जो है वो 16 मिनिस्टर्स के साथ 13 मिनिस्टर्स के साथ जो है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी चलाते। हमारे पास 70-70, 80-80 मिनिस्टर्स होते हैं। मुझे बताया, वन ऑफ द पुअरेस्ट इकोनॉमी। राइट नाजी, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं।